गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने विसर्ग संधि के दो भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और तीसरा जो भेद था उसकी एक नियम के बारे में हमने जान लिया था। अब विसर्ग संधि में तीसरे जो संधि थी, तीसरा जो प्रकार था संधि का उत्व संधि, उसके दूसरे नियम के बारे में हम बात करते हैं। पहले जो उत्व संधि का जो नियम था अतो रोर प्लोता द प्लुते, ये सूत्र था और इसके लिए बताया गया था कि विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा आ जाती है और बाद वाले ए को अवग्रह हो जाता है। आज जब उत्व संधि के दूसरे नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो चलते हैं। देखो, विसर्ग संधि का विसर्ग संधि है, इसका तीसरा भेद उत्व संधि। विसर्ग संधि का तीसरा भेद कौन सा है? उत्व संधि। और उत्व संधि का नियम 2, उत्व संधि का नियम 2, नियम 2 का सूत्र है हसी च, हसी च। ये दूसरा नियम है। सूत्रानुसार यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में हस्व वर्ण है, कौन से वर्ण? हस्व वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर उ का आदेश होता है, उ का आदेश होता है तथा ए प्लस उ बराबर ओ, आदेश ओ होता है। सूत्र कह रहा है कि हसीचा, हसीचा मतलब विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में हस्व वर्ण होने चाहिए। तो हस्व वर्ण कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं हस्व वर्ण क्या है। हस्व वर्ण है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन अ, य, व, र, ल हो तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ओ, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? उ। क्या होगा? उ। और ए प्लस उ बराबर ओ, बराबर कौन सी संधि हो जाएगी? फिर गुण संधि हो जाएगी। स्वर संधि में जब हमने पढ़ा था कि ए या ए के बाद में उ स्वर आता है तो ए प्लस उ बराबर क्या हो जाती है? गुण संधि। तो उदाहरण देखते हैं हम उसका। उदाहरण नंबर 1, पहले एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि का हम नियम तीसरा प्रकार उत्व संधि, इससे पहले 2 हो चुके थे। कौन कौन से हुए थे? सत्व विसर्ग, विसर्ग और उत्व। उत्व का एक नियम हो चुका था अतो रोर प्लुता द प्लुते, और दूसरा जो नियम है वह है हसीच। हसीच मतलब हस्व वर्ण, विसर्ग के बाद में यदि हस्व वर्ण है, विसर्ग के बाद में यदि हस्व वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर उ का आदेश हो जाएगा और विसर्ग से पहले ए है और ए और
ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे ओ। और हस्र महुआ से बनाते हैं वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन ह य व र ल। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 चलते हैं हम। उदाहरण है एक मनः प्लस हरः, मनः प्लस हरः। यहाँ पे देखिएगा विसर्ग के बाद में क्या है, विसर्ग के बाद में है मतलब हर्षवर्ण। विसर्ग के बाद में क्या है, हर्षवर्ण है। और विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, ए स्वर है। तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मन प्लस ओ प्लस हर बराबर क्या बनेगा, मनोहर, मनोहर। मनः प्लस हर, यहाँ पे अकारांत स्वर है, ए स्वर है, ए के बाद में विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और विसर्ग के बाद में हर्षवर्ण यानी है, हर्षवर्ण है, तो ए प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। मन प्लस ओ प्लस हर बराबर मनोहर। दूसरा है इसका यशः प्लस दा, यश है प्लस दा, वही विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और वर्ग का कौन सा व्यंजन है, त थ द, तीसरा व्यंजन है, तो कौन सा वर्ण हुआ, ये हर्षवर्ण हुआ। यहाँ पे क्या है, हर्षवर्ण है। कौन सा वर्ण है, हर्षवर्ण है। तो क्षय में से ए स्वर, ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या सब क्या बनेगा, भूप यस प्लस ओ प्लस दा, यस प्लस ओ प्लस दा। तो क्या होगा ये, यशोदा, यशोदा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ। तीसरा जो उदाहरण है वह है रामः प्लस हसति, राम प्लस हसति है। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग के बाद में एक तो हर्षवर्ण है, दूसरा हस धातु है। जब विसर्ग के बाद में अगर कोई धातु आती है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर तो ओ होगा, लेकिन ये आपस में मिलेंगे नहीं, ये राम अलग हो जाएगा और हस्ती अलग होगा। जैसे यहाँ पे तो ये है हर्षवर्ण है, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया हमने, ऊ कर दिया। और मैं में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, तो ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। तो ये क्या हो जाएगा, रामो। और चूंकि इसके बाद में क्या है, धातु है, तो ये ऐसे कैसे हम इसको लिख देंगे, तो हमारे पास जो रूप बनेगा वो बनेगा रामो हसति, रामो हस्ति। इसके बाद चौथा जो उदाहरण है शिवो, शिवः प्लस वंद, शिव प्लस वंद। विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, उ। वह में क्या मिला हुआ है, ए प्लस उ बराबर ओ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी। वह में उ की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वो। और वंद, वंद धातु है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवो वंद। तो हमारे पास जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, शिवो वंद। ये चौथा उदाहरण था। इसके बाद पांचवा जो उदाहरण है
पांचवा उदाहरण है बालः प्लस याति। बालः प्लस याति, विसर्ग के स्थान पर ऊ और उसके बाद में हश्वर्ण है। ऊ के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर हमने ऊ किया। ए प्लस ऊ बराबर ओ, बालो और प्लस याति बराबर बालो याति। अगला उदाहरण है नमः प्लस नम। नमः प्लस नम, विसर्ग के स्थान पर ऊ, में ऐश्वर, ए प्लस ऊ बराबर ओ। ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ओ। तो यहाँ पे क्या बनेगा? नमो नमः, नमो नमः। इस प्रकार से उत्तम संधि का दूसरा नियम कंप्लीट है। अब चलते हैं विसर्ग संधि का अगला जो भेद है वह है ऋत्व संधि, ऋत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का चौथा जो है वह है ऋत्व संधि। विसर्गस्य स्थाने रेफ, विसर्गस्य स्थाने रेफ अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे हम? अर्थात विसर्ग के स्थान पर र, विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? र। सूत्र है इसमें इचो असी, इचो असी, ये इसका सूत्र है। इचो असी विसर्गस्य रेफ। सूत्रानुसार इच वर्ण विसर्ग से पहले हो तथा बाद में अस्वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र होता है। इचोअसी विसर्गस्य रेफ। सूत्रानुसार इच वर्ण विसर्ग से पहले हो तथा बाद में अस्वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र। अब यहाँ पे इच वर्ण कौन से होते हैं? इच वर्ण में आएंगे ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर अन्य स्वर, यानी कि ए आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई से भी स्वर होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे? इच वर्ण।
दूसरा क्या है अश, अश का मतलब होता है स्वर या व्यंजन। अश का मतलब क्या हो गया, स्वर या व्यंजन। तो इच वर्ण के आगे विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के सामने क्या होना चाहिए, अश्वर्ण होना चाहिए। तो वहां पे हम क्या करेंगे, र। उदाहरण, उदाहरण है पहला मुनिहि, मुनिहि प्लस इति, मुनिहि प्लस इति। अब देखिए इधर यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के सामने क्या है, अश्वर्ण। विसर्ग के सामने क्या है, अश्वर्ण क्या है, स्वर। कोई भी स्वर या व्यंजन उसमें आएंगे, अश्वर्ण में आएंगे। तो ये ई तो है, और विसर्ग से पहले क्या है, ई। विसर्ग से पहले ई जो क्या है, इच वर्ण आते हैं, और उसके बाद में क्या है, ई। तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, र। मुनिर प्लस इति। विसर्ग के स्थान पर हमने क्या किया, र कर दिया विसर्ग के स्थान पर। तो क्या मुनि, मुनि प्लस र प्लस इति, तो क्या बनेगा, मुनि रीति, मुनि रीति। दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण है भानु प्लस असो, भानु प्लस असो। यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर हम करेंगे र, और विसर्ग से पहले इच है यानी कि स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भानु प्लस र प्लस असौ। तो क्या पद बनेगा, भानु रसौ, भानु रसो। अगला उदाहरण है धेनु प्लस गच्छति, धेनु प्लस गच्छति। विसर्ग के स्थान पर रह हो गया, तो क्या पद बनेगा, धेनु प्लस र प्लस गच्छति, धेनु प्लस र प्लस गच्छति। यहाँ पे धेनु में से किसे आ जाएगा वर्ग, और र के आगे कोई स्वर नहीं है, तो र किसके ऊपर चले जाएगा, अगले वाले व्यंजन के ऊपर। तो क्या बन जाएगा, ये धेनुर गच्छति। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। उदाहरण है हमारे पास में तई, तैहि प्लस आगतम, तैहि प्लस आगतम। चौथा उदाहरण है ये। यहाँ पे क्या है, विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तई प्लस र प्लस आगतम। मिलाएंगे तो क्या पद बनेगा, तैरागतम। अगला उदाहरण है अगला उदाहरण है एतैहि हि प्लस भक्षितम, एतैहि प्लस भक्षितम। यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर रह हो जाएगा,
एतई प्लस र प्लस भक्षितम। एतई, र के आगे कोई स्वर नहीं है तो र आगे वाले व्यंजन के ऊपर, तो क्या बनेगा? एतरई, एतई, एतद भक्षितम। इस प्रकार से ये हमारे ऋतु संधि का पहला नियम था। अब दूसरा नियम चलते हैं हम ऋतु संधि में। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद अव्यय या विकारांत संबोधन, विकारांत संबोधन पद हो तो ए या आके बाद विसर्ग हो तो वहां पर रेफ मतलब का आदेश होता है। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद में अव्यय होना चाहिए, यानी कि विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए, तथा विकारांत शब्द हो, संबोधन शब्द होना चाहिए, तो ए या आ के बाद में यदि विसर्ग हो, यानी पद के पहले ए आ के बाद में यदि विसर्ग हो तो वहां पर रे मतलब रे का आदेश होता है। उदाहरण है पुनः प्लस अत्र। अब यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद में अत्र क्या है? अव्यय शब्द है। विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद में अव्यय शब्द होना चाहिए। और विसर्ग और पहले वाला जो पद है वहां पे क्या होना चाहिए? ए या आ होना चाहिए। ए या आ के बाद में यदि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में यदि अव्यय पद हो तो वहां पे हम रे का आदेश कर देते हैं। जैसे कि इसमें पुनः न के अंदर ऐश्वर है तथा विसर्ग के बाद में अव्यय पद है, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे? र कर देंगे। तो क्या पद बनेगा? पुनः प्लस र प्लस अत्र, तो पद बनेगा पुनरत्र। क्या बनेगा? पुनरत्र। दूसरा उदाहरण, प्रातः प्लस गच्छति। प्रातः प्लस क्या है? गच्छति। यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर ऐश्वर है, क्या बनेगा? प्रातः प्लस र प्लस गच्छति। पद बनेगा, रे के बाद में कोई स्वर नहीं है, रे आगे वाले व्यंजन के ऊपर, तो प्रातः गच्छति। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है पितः प्लस वंदे। पितः प्लस वंदे, ए के स्थान पर र पी त प्लस र प्लस वंदे बराबर
पितर वंदे। मातः प्लस वंदे, विसर्ग के स्थान पर र, मात प्लस र प्लस वंदे। रह के आगे कोई स्वर नहीं है, तो रह के वाले व्यंजन के ऊपर क्या बनेगा? मातर वंदे। इस प्रकार से विसर्ग संधि का चौथा जो भेद है, ऋतु संधि, इसके दोनों नियम हैं वो है। अब चलते हैं विसर्ग संधि का अंतिम भेद। उसके बाद में संधि जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा समाप्त हो जाएगा। विसर्ग संधि का पांचवा और अंतिम भेद है लोपः। लोप संधि, लोप है विसर्गस्य, लोपः विसर्गस्य, अर्थात विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप। यानी कि इसमें क्या होगा? विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। पहला नियम है इसका विसर्ग संधि का, लोप संधि का, आतो असी, आतो असी ये सूत्र है। सूत्रानुसार सूत्रानुसार विसर्ग के पहले यदि आकार, आकार मतलब आ, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए, तथा बाद में क्या होना चाहिए? अश, अश मतलब स्वर व्यंजन, स्वर या व्यंजन। तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आतो असी पहला नियम है, सूत्र है आतो असी। सूत्रानुसार विसर्ग के पहले यदि आकार अर्थात आ होना चाहिए तथा बाद में अश, अश मतलब स्वर या व्यंजन, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, अर्थात विसर्ग वहां से हट जाता है और जो रूप बनता है वो अलग अलग बनते हैं। उदाहरण है बाला प्लस अत्र, बाला प्लस अत्र। यहाँ पे देखें बालः प्लस अत्र। अब यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या है? आ है। क्या है? इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ स्वर लगा हुआ है। और उसके बाद में अश है, क्या है? अश्वर्ण है। तो नियमानुसार आ के बाद में यदि अश्वर्ण हो, विसर्ग वाले यदि अश्वर्ण हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या पद बनता है? पद बनेगा हमारे पास बाला अत्र, बाला अत्र। दूसरा उदाहरण है ताः प्लस गच्छन्ति, ताः प्लस गच्छन्ति। अब यहाँ पे विसर्ग से पहले आस्वर और उसके बाद में अश्वर्ण,
तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप। विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या पद बनेगा, ता प्लस गच्छति बराबर ता गच्छति। तीसरा जो उदाहरण है वह है लताः प्लस एदन्ते। लताः प्लस एदन्ते। अब यहाँ पे वही विसर्ग क्या कर देंगे, हम लोप कर देंगे। पद क्या बनेगा हमारे पास में, लता प्लस एदन्ते बराबर लता एदन्ते। चौथा इसका उदाहरण है वृद्धः प्लस याति। वृद्धः प्लस याति। यहाँ पे स्वर है, आस्वर है, तो विसर्ग के साथ में क्या हो जाएगा, लोप हो जाए। विसर्ग को लोप कर देंगे हम, तो क्या बचेगा हमारे पास में, वृद्धः प्लस याति बराबर वृद्धः याति। विसर्ग संधि का पहला नियम, लोप संधि का पहला नियम। दूसरा और अंतिम नियम है लोप संधि का दूसरा जो नियम है वह है रोरी। रोरी सूत्रानुसार यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में रै हो तो, विसर्ग के बाद में रै हो तो विसर्ग को लोप हो जाता है। अर्थात विसर्ग हट जाता है तथा विसर्ग के पहले वाले स्वर को दीर्घ हो जाता है। सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद में यदि रै हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जब विसर्ग हट जाएगा तो विसर्ग के पहले जो स्वर था उस स्वर को हम दीर्घ कर देंगे। उदाहरण है कवि ही प्लस रचयति। कवि ही प्लस रचयति। अब देखिए इधर यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या है, र। विसर्ग के बाद में क्या है, रै। जब विसर्ग के बाद में रै है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग लोप हो जाएगा तो जो स्वर है विसर्ग के पहले उसको हम दीर्घ कर देंगे। दीर्घ मतलब बड़ा कर देंगे। यहाँ पे छोटी ई है, ई के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। तो पद क्या बनेगा हमारे पास में, पद बनेगा हमारे पास में कवि प्लस रचयति बराबर कवि रचयति। दूसरा उदाहरण है
भानु प्लस राजते, भानु प्लस राजते। विसर्ग के बाद में र, विसर्ग का लोप, स्वर को दीर्घ, स्वर को क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, तो पद क्या बनेगा, भानु प्लस राजते बराबर भानु राजते। अगला उदाहरण है पुनः रमते, पुनः रमते। विसर्ग के बाद में र, विसर्ग को लोप, विसर्ग के बाद में रह है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो पहले जो स्वर है इसमें ऐश्वर है तो ए को दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो पुनः के स्थान पर क्या हो जाएगा, पुनः प्लस रमते बराबर पुनः रमते। लास्ट उदाहरण शंभु प्लस राजते, शंभु प्लस राजते। अब यहाँ पे विसर्ग, विसर्ग के आगे र, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और विसर्ग से पहले स्वर कौन सा है, ऊ स्वर है, ऊ को क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ, तो पद क्या बनेगा, शंभु प्लस राजते बराबर शंभु राजते। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो संधिजन टॉपिक था वो अब समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।